बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए हुकूमती सतह पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज किया जा रहा है वो बड़ा खुशाइंद है। अब देखना ये है कि हुकूमत क्या तरीक़ाकार बनाती है और कैसे सैलाब ज़दगान जो इस वक्त बेआसरा बैठे हुए हैं, बेयारो मददगार हैं और हुकूमतों के पास वसाइल नहीं हैं, उन तक ये इमदाद कैसे पहुँचती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके लिए ज़ाहिर है हुकूमत को बहुत जल्द कोई हिकमत अमली ना सिर्फ ये कि वज़ा करनी चाहिए बल्कि उसका ऐलान भी करना चाहिए। और सियासी मैदान किस तरीके से सारे मामले पर असरअंदाज हो रहा है, जो सियासी महाजराई है उसके ऊपर हम बारहा बात कर चुके हैं कि ये वक्त था कि तमाम सियासी जमातें, तमाम लीडर्स, चाहे वो पार्लियामान के अंदर हैं या पार्लियामान से बाहर हैं, वो इकट्ठे हो जाते और सैलाब ज़दगान की मदद करते। बहरहाल ऐसा हमें कोई होता हुआ सिलसिला नज़र नहीं आता। जी, इमरान खान साहब ने जो लार्जर बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके सामने गैर मशरूत माफ़ी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी एक माजरत ज़रूर पेश की जिसको अदालत ने कबूल नहीं किया। अब 22 तक ये मामला चला गया और अदालती तहरीरी हुक्मनामे में ये लिखा गया है कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी। फ़र्द जुर्म आयद होने तक का ये जो मामला है, ये जो वक्त इमरान खान साहब को मिला है, इसमें उनके पास क्या कानूनी ऑप्शंस हैं। आज के प्रोग्राम में कुछ उन कानूनी ऑप्शंस की बात करेंगे। एक कंटेम्प्ट का जो नोटिस है वो इलेक्शन कमीशन ने भी उनको शोकास भेजा हुआ है, वो भी बड़ा सीरियस है, उसका क्या फ़ैसला होगा। ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी जो किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको भी एक साजिश करार दे रही है और वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले ड्रामा कर रहे हैं, अपनी हुकूमत के फ़ैसले के ऊपर कह रहे हैं कि ये नहीं इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए थे और जहाँ पे नहीं है सैलाब वहाँ से भी इलेक्शंस को मुलतवी कर देना। ये 13 जमातें भाग गई इमरान खान साहब से, तो इसमें कितनी सदाकत है। और फिर हम खान साहब पे बड़ी तनकीद करते हैं कि वो जलसे कर रहे हैं। हमने देखा मरीम बीबी भी जाके चिश्तिया में जलसे से उन्होंने खिताब किया जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। ये तजादात की जो सियासत है ये नहीं होनी चाहिए। या तो आप एक उसूल वज़ा कर लें या फिर दूसरे को भी उसके हवाले से तनकीद का निशाना ना बनाएं। लेकिन इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कल काफ़ी डाउन नज़र आई। इसके बावजूद वो मुल्तान गए, जलसा किया। जलसे में जो वो गुफ्तगू फरमाते हैं उसके ऊपर उनको कोई रोकेगा नहीं रोकेगा। वो हर बात में अपना जो मुवाजना करते हैं या अपने हालात का मुवाजना करते हैं, वो मुवाजने मजहबी हवालों से बड़े ख़तरनाक हैं और वो मजहबी एहसासात और जज्बात को मजरूह कर सकते हैं किसी भी वक्त। इमरान खान साहब मुहतात नहीं हैं अपने अंदाज़े बयां में और उनके साथ जो लोग हैं वो उन्हें कहते हैं कि आप भुट्टो साहब से और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बड़े लीडर हैं। और कल इमरान खान साहब ने कहा कि वो लोग जो दिन भर, और उनका इशारा आप सब समझते हैं किस तरफ था, कि वो सारा दिन पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के खिलाफ के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं उन्हें पता चलता है कि बीवी बच्चे सारे पीटीआई के साथ हैं। और फिर इसको वो ले गए कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर रहे थे और लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, उस वक्त मर्द कहीं और होते थे और जब वो उनके घर वाले जो वो इस्लाम कबूल कर लेते थे। तो ये जो पैरेलल वो ड्रॉ करते हैं ये बड़ा ही ख़तरनाक है। उनका एक मजहबी वज़ीर भी था जब उनकी हुकूमत थी, अभी भी उनकी जहाँ जहाँ हुकूमत है वहाँ पे ये वज़रा हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं कुछ मजहबी जो हमारे आलिम दीन हैं, तारिक जमील फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो उनको ये समझाते हैं कि कितनी ख़तरनाक बातें वो करते हैं और ये कितनी गैर मुताद बातें, पता नहीं वो समझाते हैं नहीं कुछ। ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जी, मेरे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ़ करवा देती हूँ और हुकूमत की कुछ कारकर्दगी के ऊपर भी बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। मेरे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं, माहिर कानून हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कादिर मंदोखेल साहब जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ मौजूद होंगे कंवर दिलशाद साहब जो कि सेक्रेटरी हैं साबिक़ इलेक्शन कमीशन के, और सेनेटर राना मकबूल साहब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। हमने रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से भी और एक दो उनके मेंबर्स से भी, कोशिश करेंगे कि अगर वो हमारे साथ प्रोग्राम में आ जाएं तो उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखें। गुफ्तगू का आगाज़ में इरफान कादिर साहब आपसे करना चाहूँगी। जब फ़र्द जुर्म आयद होने का तहरीरी ऑर्डर हो गया उसके बाद जब तक ये तारीख़ है उसके पहले क्या इमरान खान साहब कोई एप्लीकेशन ले जा के गैर मशरूत माफ़ी मांग सकते हैं? जी नहीं, गैर मशरूत माफ़ी जो है ना उसका पीरियड अब गुजर गया, बल्कि वो तो मानी ही नहीं गई। आप देखें कि इमरान खान साहब ने जो पहला जो रिटन रिप्लाई इन्होंने अपना दिया था, इनको जब पहला नोटिस हुआ था उस पर जो इन्होंने रिटन रिप्लाई दिया था उसमें तो इन्होंने कोई माफ़ी भी नहीं मांगी, कोई इन्होंने अफसोस भी नहीं किया, किसी किस्म की पशेमानी, कोई इस तरह का कोई चीज़, यानी ना रिग्रेट थी ना रिमोर्स कुछ भी नहीं था। तो उस पर वो असर मिनल्ला साहब जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने यही कहा कि जी ये तो आपका बड़ा अनसेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई है।
तो उस रिप्लाई से तो खुद ही उन्होंने वापस ले लिया था और फिर उन्होंने दूसरा रिप्लाई दिया। जब दूसरा रिप्लाई दिया तो उसमें उन्होंने माफी इन अ वे मांग ली, क्योंकि उन्होंने कहा हमें बड़ा अफसोस है। तो जब वो माफी मांग ली और इस पे भी जब वो एग्री नहीं किया हाई कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि अब हम डेट देते हैं फर्द जुर्म आयद होने की। अब उन्होंने जो 2 हफ्ते की डेट दी है, क्योंकि अब ये केस आएगा 22 तारीख को, 22 सितंबर को। इस दौरान में एक रास्ता है इनके पास और वो ये है कि इस सारे प्रोसेस को या ऑर्डर को अगर ये चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में, तो अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रोवाइडेड है और वहां पे कुछ कानूनी नुक्ते हैं जो कि ये अगर उठाएं इनके वकला, तो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में पैदा होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील जो है उस पर कोई नोटिस इशू हो जाते हैं, तो फिर जब तक अपील डिसाइड नहीं होगी तब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हैं 22 ऑनवर्ड्स वो रुक जाएंगी। अच्छा। और अगर वो रुक गई तो फिर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल सकता है, लेकिन वो रास्ता ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने जो अर्लियर डिसीजंस हैं उनको भी दोबारा बड़ा लार्जर बेंच बना के तो दोबारा से उसको सारा देखना पड़ेगा और उन डिसीजंस को रिविजिट करके तो पाकिस्तान का जो कंटेम्प्ट का ऐसा वो जो इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे कि कंटेम्प्ट इज स्कैंडलस टू ए पर्टिकुलर जज, तो वो फिर अगर आप यूरोप वाला व्यू ले लें या अमेरिका वाला ले लें तो फिर सूरत हाल जो है इसमें बदलेगी, वरना इसमें बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इमरान खान साहब की। लेकिन इरफान कादिर साहब, जो बहुत आम लोगों से भी सोशल मीडिया पे आपसे भी बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, हमारी भी जो बातचीत होती है वो कहते हैं जी कि 2 हफ्ते का वक्त क्यों दिया गया? अगर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया, जहन बना लिया अदालत ने, तो फिर उसी वक्त की क्यों नहीं? तो इसके बारे में कुछ फरमाइएगा कि इसमें क्या जो इंसाफ के तकाजे हैं वो क्या हैं? अदालत की मंशा आपको क्या नज़र आती है? मुझे लग ये रहा है कि अदालतें जो है ना अब इस चीज़ को रियलाइज कर रही हैं कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो अदालती फैसलों के नज़र होती जा रही है और अब वो चाह रही हैं कि वो इस तरह के मामलात में ना आए जिससे कि फ्यूचर की जो सियासत है वो उस पर किसी तरह का भी वो अदालतों पे इल्ज़ाम आए कि अदालतों ने पाकिस्तान की फ्रॉम टाइम टू टाइम जितनी भी पॉलिटिकल एलीट है उनके खिलाफ फैसले दे के तो उनको तकरीबन कमज़ोर करती चली गई हैं। तो ये तो पीटीआई के साथ तो पहली दफ़ा हो रहा है, इससे पहले जो पीएमएलएन के साथ जो हो चुका और जो बहुत सारे केसेस थे, जो मैं समझता हूँ कि हुकूमतें भी चेंज हो गई और पीपल्स पार्टी में प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी की हुकूमत जो है वो भी ख़त्म हो गई अदालती फैसले से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान की अदलिया को सब रिकन्सिडर करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे तो जब भी पार्लियामान मजबूत होगी मेरा ख्याल है कि उस पर फिर बहुत सारे लॉ में तरमीमें भी आएंगी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी आएंगी और खुद ब खुद वो कोर्ट्स के जो बहुत ज़्यादा ओवर रीच जिसका कोर्ट का शिकार होता रहे, जिस ओवर रीच का, उसको तो इवेंचुअली ख़त्म कर दिया जाएगा अगले मेरा ख्याल है 2-3 साल में। जो आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ इरफान कादिर साहब, वो मतलब अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक पूरा मामला, जिस तरह से सियासी लोगों के खिलाफ फैसलों का भी आपने भी जिक्र किया, हवाला दिया, उनको देखते हुए इमरान खान साहब के बिहेवियर को आप कैसे देखते हैं, जो उनका एटीट्यूड रहा है? आप ज़ाहिर है सीनियर कानूनदान हैं, आप इस डाइस के दोनों तरफ के ख्यालात को भी जानते हैं। क्या ऐसा लग रहा है आपको, अगर मैं आपका तज्जिया मांगूं कि क्यों हामिद खान ने उनको कहा भी इसके बावजूद वो माने नहीं? तो ये जो माजरत का लफ्ज़ है, अल्फाज वापस लेने की बात है और गैर मशरूत माफ़ी है, इसमें क्या उनको उलझन है? कहाँ फंस गए वो? नहीं, यहाँ पे माजरत करेंगे भी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो मैंने आपको 3-4 केसेस बताए हैं जिसमें कि पुलिस के अफसरों का केस है इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ, जिनमें निहाल फिलहाल साहब, दानियाल साहब का केस है, वहाँ पे इन्होंने सब ने माफिया मांगी हुई हैं, उन्होंने नहीं दी। खान साहब को सिर्फ मिली थी पहले माफी। अब बड़ा मुश्किल है कि पहले भी माफी इनको मिल गई और उस माफी में लिखा गया कि आइंदा ये इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देंगे और फिर उन्होंने आइंदा भी उससे भी सख्त स्टेटमेंट दे दी। तो इस चीज को देखते हुए माफी वाला रास्ता जो है वो इनके लिए नहीं है। इनके लिए तो यही है कि यहाँ तो फिर ये जाके तो ऑपोजिशन में बैठ जाए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन के नेशनल असेंबली में, और फिर नई कानून साजी करें वंस फॉर ऑल। ऐसी जो अदालत को पावर्स जो इन्होंने दे दी हुई हैं, कंसीड कर दी हैं, जिसके तहत अदालतें जो हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को या पार्लियामेंटेरियंस को निकाल देती हैं, नाअहल कर देती हैं या तौहीन अदालत में उनको अंदर कर देती हैं।
ये सारे प्रोविजंस को पार्लियामेंट रिविजिट कर ले। दूसरा तरीका ये है कि कोर्ट खुद इस चीज को रिविजिट कर ले। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, और सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच बना के इसमें ये तमाम लोग, तलाल साहब, निहाल साहब, इमरान खान साहब, दानियाल साहब, सबको एक तरह ट्रीट कर लिया जाए और सबको फिर लीनियंसी दे दी जाए। क्या अदालत ये कर सकती है? जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, क्या उसमें, या इनहेरिटेड जो पावर्स होती हैं उसमें ये है उनके पास इख्तियार? हाँ बिल्कुल है। ये कर नहीं सकती, उनकी ड्यूटी है, दे हैव टू डू इट। ओके। वो ये नहीं कर सकते कि वो कानून को दोहरा मेयार के साथ अप्लाई कर दें कि खान साहब को छोड़ दें और बाकियों को पकड़ लें, या सबको पकड़ लें या सबको छोड़ दें। रिविजिट जहाँ पे भी आर्टिकल 25 की वायलेशन हो रही हो, वहाँ उनका फर्ज है कि वो रिविजिट करें। वो बैठ के सोच नहीं सकते कि वो 100 साल सोचते रहें और कुछ लोगों के मामले में लॉ और तरह अप्लाई करें या इस किस्म की हेयर स्प्लिटिंग करें जो कि डिस्टिंक्शन जो है वो लीगली रिकग्नाइजेबल डिस्टिंक्शन ही ना हो। तो ये इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। कादर मंतोखेल साहब, पीटीआई बार बार ये इल्ज़ाम लगा रही है कि आप लोग साजिश कर रहे हैं और इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं। इस पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? एक शख्स अपने पाँव के कुल्हाड़ी खुद मार रहे, क्या हमने उनकी जबान मुंह में अल्फाज डाले थे कि वो लेडी जज को ललकारे? क्या हमने शहबाज गिल के मुंह में अल्फाज डाले थे जो एयरवाई में उन्होंने अदारों को उकसाने की बात की है? क्या हमने फवाद चौधरी के मुंह में अल्फाज डाले थे जो उन्होंने कहा कि न तो पंजाब कोऑपरेट करेगा IMF से, न पख्तूनख्वा करेगा? क्या वो टेलीफोन शौकत तरीन का वो भी हमने मिलाए थे? एक शख्स खुद अगर ऊँट पटांग हरकतें कर रहा है तो यकीनन। और फिर एक चीज़ ये बताऊं मैं आपको, इनके लोग बहुत सारे मेरे साथ टीवी चैनल पे मेरे साथ थे, तो मैं उसको ये कहता था कि भाई अगर एक गलती हो गई है, एक लेडी जज को आपने ललकारा है जो 20 ग्रेड की है, तो और फिर खातून है, तो माफ़ी मांगने में क्या शर्म? तो आगे से मुझे जवाब दे रहे किस बात की माफ़ी? हम पठान है, माफ़ी नहीं मांगते। ओ भाई पठान मैं भी हूँ, पठान एक गैरतमंद कौम का नाम है। माफ़ी मांगने से आपकी इज्जत नहीं बनती और वैसे तो आप पठान तो हो ही नहीं। लेकिन आपके ख्याल में माजरत कर ली उन्होंने, और उन्होंने उससे पहले कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं लफ्ज़ वापस लेने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने कल एक माजरतनामा वो था, वो भी उन्होंने कहा कि मेरी माजरत कबूल कर ली जाए। तो आपके ख्याल में गैर मशरूत माफ़ी के लफ्ज़ से इमरान खान साहब को क्या मसला है? देखिए, बड़ी आसान सी ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई बात मेरी और आपके बीच में तल्ख कलामी हो जाए, या अल्लाह ना करे आप मेरे बारे में कोई गलत अल्फाज कहे या इस तरह कोई बात कहे, और फिर आप कहते हैं कि असल में गुस्से में थी और मैंने ये बात की, दरअसल ये थे, तो वो मुझ पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है। और फिर दूसरी बात ये कि आपको डर क्यों होगा? एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि चैनल वाले क्या कहेंगे, तो इस वजह से आप अगर गोल मोल अल्फाज करेंगे तो उससे न मेरा दिल मुतमईन होगा, न आपका चैनल न पैमरा होगा। मैं एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, एक शख्स खुल्लम खुल्ला माफी मांगने में भी उसको शर्म आ रही है, जो कि आनी चाहिए उसको, एक खातून को ललकारने की, तो उसके बावजूद अगर दाएं बाएं वो बात कर रहा है। और फिर मैं बताऊं ये भी चीज, जबकि नून लीग के बहुत सारे रहनुमाओं ने उसकी मुखालफत की है, जब हाई कोर्ट ने इसको चांस दिया पहली मरतबा, मैंने कहा नहीं, पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 10 ने जो फेयर ट्रायल है वो इंट्रोड्यूस करा है, उसको मिलने चाहिए। हाई कोर्ट ने उसको चांस दिया और बल्कि चांस के साथ साथ ये भी उसको कहा कि आप सोच समझ के जवाब दे दे। और फिर भी उसकी सोच अगर ये है कि भाई वो मैं गुस्से में था, और भाई गुस्से में तो लोग कत्ल भी कर लेते हैं, तो वो तो जेल में होते हैं, उसकी माफी तो नहीं होती है। गुस्से में तो कोई और हरकत भी लोग कर लेते हैं, तो उसकी सजा तो वो गद्दी पड़ रही है। तो सवाल ये है, अगर ये सारी हरकतें उनकी अपनी लोगों की चल रही है, और आप मुझे दिल पे हाथ रख के बता दें कि पाकिस्तान के 75 साल सियासत में आपकी उम्र कम है, यकीनन आपने तारीख पढ़ा होगा, कई ऐसा कोई सियासी पार्टी इस तरह को लोग आपको मिले कि कुर्सी से हटाने के ऐन आइन के आर्टिकल 95 के तहत, और वो इतना सीख बख्ता हो जाए और ऐसा लग रहा है जैसा किसी ने इसका गुर्दा लेके भागा है। और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें खत्म हो चुकी है। हमारे कैद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को झूठे मुकदमे में हम से अलग किए, बीबी शहीद को दहशतगर्दों ने कत्ल किए, उनके कातलों को जमानती मिल गई है। हमारी अदी फरियाल को जेल मैनुअल में 10 साल जेल कमेटी का मैं मेंबर रहा हूँ। जेल मैनुअल के मुताबिक 8 बजे के बाद आप किसी मुलजिम को जेल में नहीं डाल सकते। उन्हें रात 12 बजे घसीट के खातून को जेल में डाला।
फिर बहुत सारी वाकयात आपके सामने है। लेकिन बात ये होता है ना, हमने कम भी किए, नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें खत्म की, उन्हें कम भी किए। भाई आपके साथ क्या हो गया? आप उस वक्त भी आपको थोड़ा सा आप गैरत का तकाजा करते, जब आदम एतमाद आ गया असेंबली के फ्लोर पे, हम 175 लोग बैठे हुए थे, आपने गिने, आपको अच्छी तरह अंदाजा था, आपको इस्तीफा देने चाहिए। सही। आपसे तो अच्छा वो डिक्टेटर मुशर्रफ है, जब इम्पीचमेंट का दौर आ गया तो उसने देखा कि मेरे पास असेंबली में अक्सरियत नहीं है, उसने इस्तीफा दे दिए। बलूचिस्तान की 2 हुकूमतें, जाम कमाल की और सनाला उजैरी की आदम एतमाद की तहरीक सूरत में उसे इस्तीफा दे दिए। बीबी शहीद और शौकत अजीज साहब के खिलाफ आया था, वो नाकाम हो गए। तो ऐसी कौन सी गैर कानूनी गैर आईनी बात हुई है जो आप इस तरह गाली गलोच पे उतर है? जी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। राना साहब, जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, उस सूरत हाल में किस तरह से आप देख रहे हैं? खान साहब माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे? सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी। ये सवाल तो उनसे किया जा सकता है, लेकिन मैं एक जरूर बात कहूँगा कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कलसी दी है जी। तो कोई ऐसी चीज तो हो जो वो सही रास्ते पे कर सके। He has painted himself as an angry man, not a discreet person. He always plays to the gallery, an emotional one, और वो गालियां, दुश्नाम, तराजी और उनके अल्फाज का चुनाव अलग फरमाए। या ट्रेनिंग नहीं है, या तरबियत नहीं है, या कोई उस्ताद नहीं मिला है, या माहौल ऐसा है। तो इस लेवल के लोग ऐसे तो नहीं करते। तो इसलिए मैं समझता हूँ उनको अपने ऊपर गौर करना चाहिए को करते क्या है। अब कौन सा ऐसा पढ़ा लिखा आदमी है जो मुल्क में जो इस तरह की गुफ्तगू को बर्दाश्त कर सकता है? ना वो बेटियों का लिहाज करते हैं, ना वो माँ बहनों का लिहाज करते हैं। और हमारी लीडर जो है मरियम नवाज, जो उन्होंने उनके बारे में बातें की हैं पब्लिक क्राउड के सामने, क्या कभी कोई बाहया आदमी ऐसे कर सकता है? आप मुझे बताएं कि जी आपका खावन नाराज ना हो जाए। मैं तो नहीं भूल सकता वो बात, कोई शरीफ आदमी भी नहीं भूलेगा। तो इसलिए ये उनकी आदत में शामिल है, और मैं नहीं समझता कि कोई यूजफुल आदमी है एज ए पॉलिटिशियन। अच्छा, rendered himself, हाँ जी राना साहब, जो rendered himself as red rag to the bull, और हमारे जो है ना जी, जितने जब भी करेंगे ये नुकसान करेंगे। कमर दिलशाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि आप इलेक्शन कमीशन ने इन सियासी जमातों के कहने पे ये साजिश की है, 13 जमातें भाग गई हैं क्योंकि इनको पता था ये हार जाएंगे इमरान खान साहब, और जहाँ पे सैलाब नहीं है वहाँ पे भी मुलतवी कर दिया। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? जनाब, इसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज खुद फैसला नहीं करता, वो सूबाई गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी से राय लेता है। अब मुख्तलिफा सूबों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि जनाब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में आप ज़ाहिर है तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सैलाब की वजह से 30% जो है वो सारा सूबा पाकिस्तान डूबा हुआ है सैलाब की वजह से। और दूसरा जो हमारी अब जो है पुलिस जो है, इसके बाद रेंजर जो है, वो भी ऑलरेडी जो है वो भी मसरूफ है अपने तकसीम करने के लिए, जो बाहर से जो आ रहा है लोगों के अंदर कैंप बनाने में, कैंप के सिलसिले में। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि आप फिलहाल इस इलेक्शन को मुलतवी करते हैं। लेकिन जहाँ तक ये जो मामला है, पहले भी हुआ है सिंध में, आप देखें लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन मुलतवी हुआ बारिश की वजह से, और बारिशें चल रही थी। तो ये सूबाई गवर्नमेंट की जो सिफारिशात आती हैं तो उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस पर अमल दरामद करने का एक पाबंद तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उनके राय को वो एक किस्म का समझते हैं जिसकी राय में वजन है। तो उस पर उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, बाकी रहना कि भी इमरान खान साहब 9 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ठीक है, वो इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आईन ने कोई पाबंदी नहीं लगाई
कादर मंदोखेल साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि ये जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, इसको भी इमरान खान साहब की जमात कह रही है कि आप 13 जमातें मिलकर डर गई हैं और भाग गई हैं। और उन्होंने आज उनकी जो कानूनी टीम से मीटिंग थी, काफ़ी मुशावरती एक बड़ा इजलास था, तो उसमें उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि हम इसके खिलाफ भी एहतजाज करेंगे। और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में उन्होंने कहा कि ये ड्रामा करते हैं, इन्हीं की हुकूमत की रिपोर्ट पे इलेक्शन कमीशन जो है वो मुलतवी करता है इलेक्शन, और ये कहते हैं जी कि नहीं होने चाहिए थे। तो ये जो ड्रामे इनके वो हमें समझ आते हैं। तो आप लोग ड्रामा कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं। दूसरा ये बताएं कि ये साजिश है। जी बिल्कुल हम ड्रामा कर रहे हैं, बिल्कुल हम साजिश कर रहे हैं, क्योंकि सिंध तो डूबा नहीं है, सिंध में तो एक कतरा पानी नहीं है। 3 करोड़ तो हम झूठ बोल रहे हैं, मीडिया झूठ बोल रही, 3 करोड़ कोई भी वो कह रहे हैं जहाँ सैलाब नहीं आया वहां पे क्यों मुलतवी कर दिए। आप मुझे एक बात बताएं कि जब आपकी आर्मी, आपकी पुलिस, आपकी सिविल इंतजामिया सारे सैलाब के लिए, मेरे हल्का बल्दिया टाउन से हमें जो सीवरेज की गाड़ियां मिली थी वो सारे अंदरूनी सिंध में लगा दी, क्योंकि वो आप पानी से डूबा हुआ है। तो आप इलेक्शन किससे कराएंगे? फरिश्तों से कराएंगे? आपको आदत पड़ चुकी है आरटीएस सिस्टम की। और फिर दूसरी बात ये, इस बात की तो शर्म नहीं आ रही इनको कि हम पूरा पार्टी जो है ना, बिलावल साहब ने बैरूनी दौरा मुलतवी करके पूरा हमारा काबीना वजीर आला समेत अंदरूनी सिंध में बैठा हुआ है। आप कंसल्ट कर रहे, आप जाके जलसे जुलूस कर रहे हो, आपको जरा सा एहसास नहीं है। पीटीआई के लिए आपने फंड जब अमेरिका में इकट्ठा कर दिए, जब आपको थोड़ा सा लोगों ने खींचा तो आपने कहा चलो भाई 5 अरब रुपए, और भाई आपने 5 अरब इकट्ठे किए जो कि वो भी जाली साबित हुए। मेरे चेयरमैन ने 1 घंटे के अंदर 1 अरब 30 अरब रुपए जमा किए यूनाइटेड नेशन के ममालिक से। आज भी सेक्रेटरी जनरल यूएन का पाकिस्तान के दौरे पे है, और उनको भी जितनी मोहब्बत और जितने दुख इसके इजहार किए आपने तो कभी नहीं किया। दूसरी बात ये कि इलेक्शन का ड्रामा मचा रहा है। इनकी अपनी पीटीआई के एमएनए शकूर शाद साहब ने लियारिस जो है उन्होंने कहा भाई मेरे से इस बात पे 123 लोगों के टाइप शुदा इस्तीफे लिए, मैं नहीं देता। आज हाई कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिए। उसकी नोटिफिकेशन का जो बाई इलेक्शन हो रहा था, एक हल्का तो वैसे चला गया। हमारे पास दूसरा हल्का रह जाएगा, एक हकीम बलोच शाह के, जो वैसे उनकी पीपल्स पार्टी के गढ़ का सीट है और इनकी कौम है, तो वैसे हम जीते हुए हम क्यों भागें। और फिर दूसरी बात ये मुझे बताओ कि अगर ये इलेक्शन हो भी जाए, 9 हल्कों से ये मौसूफ खड़ा है, इसने एक हल्के से हल्फ लेना है जो कि उससे भी नहीं लेना है उसने, तो ये तो दोबारा इलेक्शन होगा। तो आप क्या मजाक करो पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तान की मईशत के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ। आप मुझे इस बात के जवाब तो दे। जी ठीक है, लेट्स टेक अनदर ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। कमर दिलशाद साहब, जो इतनी सीटें ज़ाहिर है, वो भी कादर मंदोखेल साहब भी यही कह रहे थे कि अगर वो जीतेंगे ज़ाहिर है उनको सीटें छोड़नी पड़ेंगी, वो एक ही सीट से हलफ ले सकते हैं एमएनए का। तो ये 9 सीटों वाला फिर आपके ख्याल में क्या है? ये ज़ाहिर है तो बात दुरुस्त नहीं है, और आइन और कानून में तो पाबंदी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा एक पटिशन दाखिल की हुई है, और समाअत उसकी गालबन कल है, उसकी मंडे को है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का तकरीबन 9 सीटों पर जो इंतखाब हो रहा है उस पर 80-90 करोड़ रुपए खर्च होगा, और इसके बाद ये कामयाबी की सूरत में वो अपने नशिस्तें छोड़ देंगे। तो जब नशिस्तें छोड़ देंगे तो 60 दिन के अंदर दोबारा से इंतखाबात करवाना पड़ेगा इलेक्शन पाकिस्तान को आइन के रूह से, तो फिर उसका 80-90 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो ये इस बारे में अपनी राय दें। आइन तो खामोश है, लेकिन बहरहाल आप इसके बारे में हमने अपने गाइडेंस दें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी केस जेर गौर है, और बाकी तो इमरान खान की मर्जी है, वो बाकायदा इस्तीफे दें फिर छोड़ दें, फिर इस्तीफा दें फिर छोड़ दें। वो तो उनकी अपनी कानूनी पोजीशन तो उस पर है, कोई कानून खामोश है। लेकिन असूली तौर पर ये अच्छी निगाह से इसी नहीं देखा जा रहा कि मुल्क का भी देखें। 80-90 करोड़ रुपए खर्च होगा, फिर छोड़ देंगे, फिर दोबारा इलेक्शन होगा, फिर 80-90 करोड़ रुपए खर्च होगा, मशीनरी होगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सबको तलब किया जाएगा। तो ये इस लिहाज से इन्होंने कहा कि फार्दी टाइम दिन हम इसको 2-2.5 महीने मुलतवी कर देते हैं। इसके बाद जो सूरत हाल आएगी तो फिर नजर आ जाएगा सामने। जो आइंदा जो इलेक्शन होने वाले हैं, जो हमें नजर आ रहा है, वो तकरीबन मार्च में
2023 में बड़ी तवक्को है कि इलेक्शन हो जाए। तो कादर साहब, जो आप सवाल पूछ रहे थे पिछले सेगमेंट में, अब ये सवाल आप किससे पूछ रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं, बल्कि उनके लीडर्स कहते हैं कि वो भुट्टो साहब से और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से बड़े लीडर हैं, और वो ये भी समझते हैं कि अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बातचीत है वो ये है कि अगर आपने एग्रेशन छोड़ दिया तो फिर आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। तो ये सियासत में कहीं पे आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट आने वाला है कि इमरान खान साहब सोचें और वापस सियासी मैदान में आके करें? देखिए, ये जिद्दी शख्स है, इनके आगे पीछे जो ये कभी अपने आप को गेट नंबर 4 की पैदावार कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, शेख रशीद हो गया, फवाद चौधरी हो गया, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शाह फरमान, ये कहाँ चक्कर लगा रहे, जरा इनकी मालूमात तो करे। खुद जाके मुराद सईद ने बोला कि इनको ऑफरें मिल रही है, ये लाइन में खड़े हुए, और इनको यही लोग हैं जो उनको उकसाने वाले, यही लोग हैं जो उनसे गुस्ताखी कराते हैं, यही लोग हैं जो तबनजुल्ला उनको किस अजीम हस्ती के साथ मिला रहे। तो ये हरकतें ये करेंगे क्योंकि इसके अंदर खुद ये, अगर इसकी 70 साल 75 साल की उम्र भी उसको अकल नहीं है, और वो मजिस्ट्रेट समझ रहा था, मैं गुस्से में था, मैं फलाना में था, मैं यूं था, मैं वो था, ये सारी बातें जो वो कर रहा है, तो अभी इसकी अकल के ऊपर वो है। तो बात ये कहने का कि ये इनकी इंतखाब का अंदाजा लगा ले और ये शख्स करे आर्मी चीफ मैं लगाऊंगा। तो इरफान कादर साहब सुन रहे मुझे कि पिछले 4 महीने पहले जब, बल्कि पिछले साल जब आर्मी एक्ट के अंदर तरामीम हुई, तो उस वक्त इख्तियारात दिए थे वजीर आजम को। तो भैया आप लिख देते हैं कि वज़ीर आज़म सिर्फ मैं ही होऊंगा और कोई नहीं होगा, फिर एक अलग बात है। उस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम जमातों ने इस बात पे एग्री किया है कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म होगा उनके पास इख्तियार होगा। तो भाई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो अब अपने नाम लिखा लेते कि मेरे अलावा कोई वज़ीर आज़म आएगा मैं उसको मानूंगा नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि सारी चीजें इनकी आंख नाक के नीचे ये सब चीज हो चुका है। अब ये मैं ना मानूं वाली बात है तो अलग बात है, मगर मैं आपको बताऊं ये इसी तनख्वाह पे काम करेगा 2023 तक, और बल्कि आइन का आर्टिकल 236, 36 और 33 और 34 ये कहता है कि नागुज़ीर हालात में असेंबली 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है। राना साहब, 2 चीजें जो इस वक्त पीटीआई दावा कर रही है, वो कह रही है जी कि एक तो आप साजिश कर रहे हैं उनको इलेक्शन से बाहर करने की, बल्कि 3 साजिशें। दूसरी साजिश जो है वो ये है कि आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन से जो इंतखाबात मुलतवी कराए हैं, आप लोग डर गए हैं, सारी जमातें जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है। और तीसरा ये कि आप लोग साजिश कर रहे हैं पंजाब में दोबारा कोई तब्दीली लाने के लिए। तो तीनों का अगर आप जवाब दे दें। देखो जी, जब बंदे का तवाज़ुन दुरुस्त न रहे तो ऐसी बातें जरूर करेगा। ये कोई मिला ठेला है कि लोगों की जानें जा रही हैं, लाशें तैरती फिर रही हैं, दफन करने के लिए जगह नहीं है, लखूक है जो है, जानवर मारे गए हैं, सारी फसलें उजड़ गई हैं, इनको ये चीज पड़ी हुई है। क्या उन्होंने गलत फैसला किया? क्या वो भी इनमें शामिल हो जाएं? सारे मुल्क को रुइन कर देने की जरूरत है? इंतजार कर ले। आपने पहले 4 साल कौन सा तीर मार लिया था जो आप बड़े बेकरार हैं। आप इसके मैं नहीं समझता ये दुरुस्त बात है। साजिश वो अपने खिलाफ खुद कर रहे हैं। जिस तरह का उन्होंने गवर्नेंस का तरीकेकार अख्तियार किया है वो तो काउंटर प्रोडक्टिव है, बड़ा खतरनाक है वो। इसलिए ये कहना कि पंजाब में कोई पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर तो नहीं ना आए वो बाई इलेक्शन करते रहते हैं। भाई 20 सीटें आपकी थी, उसमें से 5 फिर नून लीग ने ले ली इतने एडवर्स हालात में। और अगर आप उनका वोट बैंक देखें तो उनका 39% वोट बैंक बड़ा है उसी इलाके में जिन्होंने खप डाली हुई है कि हम बड़े पॉपुलर हैं। ये किसी जगह की तस्वीरें किसी जगह दिखा के तो पॉपुलैरिटी नहीं होती ना। जिन लोगों का वोट बैंक है उन्होंने फिर साबित किया। आपकी 5 सीटें कैसे चली गई? अगर वाकई वो जानवर पॉपुलर हैं पीटीआई और, तो फिर जो मुस्लिम लीग की जो जमान से जब्त होनी चाहिए थी। आपको याद नहीं है जब भुट्टो का इलेक्शन हुआ 1970 का, तो किस तरह बड़े बड़े बुर्ज उल्टे थे और जमान से जब्त हो गई थी। तो ये उन्होंने कौन सी उनकी सीटें ले ली हैं, बल्कि उन्होंने इनकी मुस्लिम लीग वालों ने इनकी सीटें छीन ली हैं। मतलब देखना चाहिए ऐसे ही प्रोपेगेंडा सारा काम झूठ और प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया से चलता है। कोई ग्राउंड रियलिटीज भी तो होती है ना। राना साहब, इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि मैं अगर जेल चला गया तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। आप इस सारे मामले क्या ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कहाँ से उन्होंने लिए मैं खतरनाक हूँगा? वो खतरे की घंटी हर बार बजाते रहते, कभी अमन की घंटी भी बजाओ।
लोगों के लिए सुकून का सबब भी पैदा करो। जब आप 4.25 साल रहे हैं तब भी लोगों को आपने परेशान रखा, अब भी लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है ना, इस तरह की मुढ़ी जो साथ लेके सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चल रहा है। जब ये सोबर पीपल, सॉलिड पीपल आएंगे तो आप देखेंगे कि वोट कहाँ का कहाँ जाता है। क्या ये मुस्लिम लीग नून का कोई वोट बैंक नहीं है जिन्होंने 39% इंक्रीज की है इनके इलाकों में ही और 5 सीटें इनकी ले ली है। ये कहते हैं हम जीत गए, आप कैसे जीत गए भाई? आपकी 20 सीटों में तो 5 सीटें वो ले गए, और बाकी वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो बनाना है, नो डाउट मुस्लिम लीग ने उस तरह नहीं बनाया जो बनाना चाहिए था। मैं एक मिसाल देता हूँ, सिर्फ एक सीट की 5 सीटें और हैं। ये जो खुशाब की सीट थी, मुस्लिम लीग ने खड़ा कर दिया पीटीआई का साहब कैंडिडेट। मुस्लिम लीग वालों ने कहा ये तो हमारे ऊपर जुल्म कराते रहे, हम तो इनको वोट नहीं देंगे। आसिफ भा को उन्होंने खड़ा किया जो उनका पहले होता था, हमेशा मिनिस्टर भी रहा। अब आसिफ भा जो है उसने 41,000 वोट लिया। जो इन्होंने पीटीआई के कैंडिडेट को टिकट दिया था, मुस्लिम लीग का बन गया था, उसने लिया 38,000 और पीटीआई के कैंडिडेट ने लिया 47,000। यानी मुस्लिम लीग का वोट 79,000 है वहां। किस तरह की बातें कर रहे हैं जी। थैंक यू वेरी मच राणा साहब, थैंक यू वेरी मच जी सारे मेहमानों का। आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है और जो अपडेट्स हैं इस हवाले से वो आपके सामने रखते रहेंगे। हालात किस तरफ जाते हैं, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।